लिए मैं डॉक्टर बिंद प्रसाद, प्राचार्य स्कोप ट्रेनिंग कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, बेलदारी चक, पटना से बोल रहा हूँ। ये हमारा क्लासरूम सेशन है। इसमें आज फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, मादा जनन अंग, है ना। ये देखें, अगर बाहर से इसमें पहला जो अंग होगा जो बाहर से दिखाई पड़ता है वो है भलवा। आप इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर बनाया भी गया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी ये है यहाँ पर भलवा, है ना। भलवा जो है वो बाहर से योनि मार्ग के बाहर से दिखने वाला ये अंग है, दिखता है भलवा, ठीक है। और इसके दो ओठ होते हैं, दोनों तरफ होता है, और बीच के भाग को वेस्टिबुल कहते हैं। वेस्टिबुल के सतह पर मूत्राशय से निकलने वाली नली खुलती है, ठीक है। और ये जहाँ नली खुलती है वहाँ पर एक झिल्ली होता है जिसे सब इरेथुलर डाइवर्टिकुलम कहा जाता है, जो हालांकि इसमें नहीं दिखाया गया है, ऐसे आप जान लें। तो कृत्रिम विधान करते समय जो हम ध्यान देते हैं कि भलवा को पहले ओपन कर लेना चाहिए, ताकि कृत्रिम प्रदान करते समय एआई गन का अगला भाग उसमें टच नहीं करे, है ना। और 50 अंश का कोण रखते हुए प्रजनन अंग के अंदर उसको एआई गन को प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब ये कि बाई योनि के बाद अगला मार्ग आएगा योनि मार्ग, वैजाइनल कनाल। वैजाइनल कनाल एक खाली नलका के समान होती है, जिसकी लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर है और व्यास 4 से 10 सेंटीमीटर है। उस वैजाइनल कनाल से आने के बाद आप फिर यहाँ से देख सकते हैं कि ये आ गया, यहाँ पर ये है फॉर्निक्स और ये है ऑस। फॉर्निक्स ऑफ द विजाइना, ये जहाँ गड्ढा दिख रहा है यही अब द फॉर्निक्स ऑफ द विजाइना है, और जहाँ ये ओपनिंग दिख रहा है यही है सर्विक्स, और सर्विक्स का बाहरी मुख है ये। और ये जो दिख रहा है इसे गोला गोला, यही है सर्विक्स का रिंग, जिसकी संख्या होती है 3 से 5, कहीं कहीं 7 भी देखा गया है ना। जब एआई गन यहाँ से निकालेंगे, पास करेंगे, तो पहले 45 अंश का कोण बनाते हुए और तब सीधे इसमें प्रवेश करेंगे। यहीं से गन प्रवेश होगा, जो कि औस कहलाता है। सर्विस का औस मतलब सर्विस का बाहरी मुख। और यहाँ के बाद रिंग को पार कर गया एआई गन, तब यहाँ पर आता है बॉडी ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस के अंग। यूट्रस के अंग की लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर ही है, इसलिए सर्विस को क्रॉस करते ही आप बॉडी ऑफ द यूट्रस में, यूट्रस के अंग में, जो कि यहाँ पर समझ सकते हैं आप, सीमेन को यहीं पर डिपॉजिट कर दिया जाता है। जब सीमेन डिपॉजिट हो गया तो उसमें शुक्राणु की संख्या जो होता है एक स्ट्रा में 2 करोड़। अभी इसमें ये शुक्राणु को दोनों रास्ता खुले हुए, इधर भी जा रहा है और इधर भी है। झुंड के इधर भी पहुंचता है और इधर भी पहुंचता है। ये क्या है? बच्चेदानी, या उसको कहते हैं हॉर्न, ठीक है। तो हॉर्न जो है दायां बायां 2 होता है, दायां बायां 2 हॉर्न हुआ, बच्चेदानी 1, हॉर्न 2, है ना। इसकी लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर है हॉर्न की, है ना। तो ये यहाँ से जाने के बाद शुक्राणु इसी रास्ता से गया, मान लीजिए ये, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर जो ये संकीर्ण हो करके वो इनफंडिबुलम के इस्थमस से जुड़ जाता है ना। और इस्थमस से यहाँ शुक्राणु आने के बाद फिर आगे बढ़ता है, और एम्पुला, एक यहाँ पर एम्पुला होगा करीब करीब मध्य में, यही है एम्पुला का भाग। तो एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, फलीकरण वहीं पर होता है, वही जगह है फलीकरण का। फलीकरण होने के बाद वहाँ पर सेल का डिवीज़न होता है, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 से 32 सेल, जिसको मोरुला स्टेज कहते हैं, मोरुला। तो मोरुला स्टेज में आने के बाद वहाँ से फिर वो 3-4 दिन में ये चला जाता है
हॉर्न में, ठीक है। तो यहाँ फिर आ जाएगा हॉर्न में, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर ये फर्टिलाइजेशन के बाद फिर हॉर्न में ही पहुँचता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया, इनफंडिबुलम का भी 3 भाग होता है ना। ओविडक्ट का 3 भाग है, उसमें चलो इनफंडिबुलम ओविडक्ट का 3 भाग होता है, जिसमें पहला हम जान गए इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ये लास्ट वाला भाग है इनफंडिबुलम, ये है इनफंडिबुलम। जब ओवरी से अंडा निकलता है तो इनफंडिबुलम में ही प्रवेश करेगा। इनफंडिबुलम से जाके इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन तक पहुंचेगा, ओवम भी और उधर से शुक्राणु भी, और वहीं पर फर्टिलाइजेशन फलीकरण का काम होता है। फिर फलीकरण के बाद ये फिर अपने हॉर्न में पहुंचता है, वो उसमें 4-5 दिन में ही हॉर्न में पहुंच जाता है, और उसमें सेल का मोरला स्टेज जो 32 सेल में डिवीजन हो चुका होता है, वहाँ जाके 15वां दिन में भी चिपकने का कोशिश होती है, लेकिन पक्के तरह से चिपकता है ये 25वां दिन। 25वां दिन में ये यहाँ चिपक गया, ठीक है। ऐसे जब चिपकने के बाद जब स्थायी रूप से चिपक जाता है 25वां दिन, तब वो पूरे गर्भकाल तक वहीं पर उसका विकास होता है। जब सारा कुछ जब विकास हो गया तो जब गर्भकाल पूरा हो जाता है, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, वो गाय में 9 महीना 9 दिन है ना, भैंस में 10 महीना 10 दिन, यही अमूमन समय लगता है, प्लस माइनस और 5 दिन रख ले, आगे पीछे होता है। उसके बाद वो जब गर्भकाल पूरा हो जाता है तब वो नॉर्मल केस में बच्चा सब बाहर आता है, ठीक है। बच्चा जब बाहर आने की बात होती है तो यहाँ से बच्चा फिर इसी रास्ते से बाहर आएगा, हॉर्न से होते हुए यहाँ पर बॉडी ऑफ द यूट्रस में आ गया, और इसी रास्ते से बाहर आएगा, सर्विस के रास्ते से ही। देखिए इतना संकीर्ण रास्ता है सर्विस का, जहाँ से मुश्किल से यह गन पास हो रहा था जो गाय गर्मी में थी, है ना। अब इसी रास्ता से ये फिर बच्चा 20 किलो 22 किलो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, इसी रास्ते से बच्चा को निकलना है, इसलिए बड़ा पेनफुल होता है, लेबर पेन बड़ा ही कष्टदायक होता है ना। लेकिन इसी रास्ते से निकलेगा, ये फिर आ गया वेजाइनल कैनाल, और यहाँ से बाहर डिलीवरी हो गया, बच्चा बाहर आ गया। ये हम लोग करीब करीब जान गए कि भलवा से लेके, है ना, अंदर तक कैसे पहुँचा, है ना, और वहाँ से लेके फिर बच्चा डिलीवरी हुआ, तब उसी रास्ते से वापस आया। अब इसमें गर्भाशय का क्या काम है, ये भी थोड़ा ऐसे समझता हूँ। गर्भाशय का क्या काम है? गर्भाशय बच्चेदानी 2 भागों में बटी होती है, ये तो आप लोगों ने सुन लिया। गर्भाशय का अंग, गर्भाशय का सिंग, दोनों सिंग जहाँ मिलते हैं उसके पीछे सर्विक्स तक गर्भाशय के अंग कहलाता है। दोनों सिंग जहाँ मिला वहाँ से लेके सर्विक्स तक, यही ना गर्भाशय अंग है, उसको गर्भाशय अंग कहते हैं। और ये गर्भाशय सिंग का आकार भेड़ के सिंग के जैसा होता है, और गर्भाशय सिंग की लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर होती है। ये सबसे लंबा है जेनिटल ऑर्गन में, है ना। इसका व्यास 1 से 5 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि ये फिर बाद में ये फैलता है ये, ठीक है। और अब आइए सर्विक्स में, ये तो हो गया गर्भाशय में। अब आइए सर्विक्स क्या है, एक सक्षम मांसपेशी का बना होता है जो कड़ी पाइप जैसा होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है सर्विक्स, ये है सर्विक्स, ये जरा हार्ड होता है, ठीक है। और सर्विक्स के बाहर का मुख को तो औस कहते हैं, ये पहले हम लोग सुन चुके हैं, और उसके ऊपर नीचे जो खाली जगह होता है उसको फॉर्निक्स कहते हैं, जिसमें कि कभी कभी एआई गन फंस जाता है, वहाँ सावधानी बरतनी होगी। हमारे सारे जो एआई का काम करेंगे कि फॉर्निक्स में उसका एआई गन नहीं फंसे, सीधे औस के मुंह में टच करे, अमन औस में से ही वो प्रवेश करेगा। ये जो फॉर्निक्स है, दोनों पल का गड्ढा, वो है फॉर्निक्स, है ना। तो वहाँ पर नहीं फंसने देना चाहिए, ये सावधानी बरतनी होगी। इस तरह से गन जब पास हो गया, फिर आगे का प्रक्रिया आपको गन जब तो अब सर्विस का क्या काम है,
सर्विक्स पाइप की तरह होगा, उसमें रिंग होता है 3 से 5, किसी किसी में 7 रिंग होता है। ये क्या करता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो सील कर देता है, सील हो जाता है, बंद हो जाता है सर्विक्स, सर्विक्स का मुख बंद है ना। और फिर उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि ओवरी से रिलीज होता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है पेट में या बच्चेदानी में पलते हुए बच्चा का, है ना। ये तो काम हो गया सर्विक्स का। अब हम आते हैं कि गर्भाशय का काम जान गए, डिम्बाशय का भी काम जान गए। डिम्बाशय का काम ज़रा इम्पोर्टेंट है, जहाँ ओवरी जिसको कहते हैं, ये खास काम है। ये तो डिम्बाशय जो है ये डिम्ब पैदा करता है, वही बनता है ओवम, ओवम बनता है। और बिना, और वही सबसे इम्पोर्टेंट भी है आपका डिम्बाशय। तो डिम्बाशय से हम ये जान गए यहाँ पर डिम्ब बनता है और इसकी लंबाई, डिम्ब वाहक नलिका की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर, तो उसी के से जाएगा डिम्ब वहाँ से, ठीक है। तो डिम्बाशय मादा पशु का सबसे प्रधान अंग है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन का सबसे मुख्य वही डिम्बाशय है, इसे ओवरी कहते हैं। और वहीं पर डिम्ब का विकास होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन योग मैच्योर भी वही होता है, ठीक है। और वहाँ से हार्मोन भी निकलता है। डिम्बाशय ओवरी से 2 हार्मोन तो मुख्य है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक एस्ट्रोजन हार्मोन जो गर्मी का लक्षण प्रकट करता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो बच्चा को, पेट में पलते हुए बच्चा को सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह से आपका डिम्बाशय का भी हम लोग काम जान गए, डिम्बाहक नलिका का भी काम समझ गए। डिम्बाहक नलिका मतलब फैलोपियन ट्यूब, तो उससे जो जहाँ से कि अंडा पहुँचता है एम्पुला तक, उसमें सिलिया होता है, सिलिया उसको आगे की ओर धकेलता है और वहाँ से जो फ्लूइड निकलता है वही उसको पोषण करता है ओवम को। तो इस तरह से वहाँ पर उसको पोषक तत्व मिलता है उसके पोषण के लिए। और जो हेल्दी कंडीशन में रहेगा शुक्राणु और ओवम, तो ही फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए जो हेल्दी गतिशीलता वाला शुक्राणु है जो पहले पहुंचता है, उसी को फर्टिलाइज वही करोगे, उसी शुक्राणु से फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है। अब आपको फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करीब करीब हम जान गए, गर्भाधान का भी जान गए। अब वहाँ से जब समय पूरा होने के बाद होता है, तो वो बाहर जब बच्चा आने लगता है, कभी कभी देखेंगे कि बच्चा आने में कठिनाई होती है। इसका मतलब है जो कठिनाई हो रही है, जो कहते हैं बच्चा फंस गया, डिस्टोकिया हो गया, ठीक है ना। तो डिस्टोकिया का ये पोस्चर होता है, किस पोस्चर में बच्चा नॉर्मल स्थिति में बाहर आ रहा है कि नहीं, उसे डिस्टोकिया होता है। और उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट करके, हार्मोनल ट्रीटमेंट मतलब उसको बर्थ कैनाल को बड़ा किया जाता है। वहाँ पर एक रिलैक्सिन हार्मोन का काम आता है, वो भी CL से निकलता है। तो वो अगर रिलैक्स करने में उसकी कमी रह गई तो पूरा रिलैक्स नहीं हुआ बर्थ कैनाल, तो थोड़ा ज़्यादा कठिनाई बच्चा को नॉर्मल स्थिति में करके अब खींचना भी पड़ता है ना, डिलीवरी के टाइम में। यही है डिलीवरी का, जो आप लोग देखे होंगे या जाएंगे फील्ड में तो आपको मौका भी मिलेगा इस तरह काम करने का। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, अगले और विस्तार से अगले दिन। धन्यवाद।